पूछेंगे कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरीके से आपको बतानी पड़ेगी, यानी पॉजिटिविटी भी और नेगेटिविटी भी। तो अब हम देख लेते हैं गुटनिरपेक्ष। तो आपको पता है कि क्या होता है गुटनिरपेक्षता। तो भारत और शीत युद्ध, यानी कि भारत की क्या है शीत युद्ध में क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो पहले हम देखेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो नेता के रूप में सबसे पहले क्या है, भारत ने ही शीत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन भारत ने क्या करा, दो स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नंबर एक तो ये था कि जो भारत है, नंबर एक भारत ने सजग, यानी कि भारत ने क्या है सबसे पहले क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। अटेंशन सबसे ज़्यादा क्या है भारत ने ही गुटनिरपेक्षता की नीति को दी। और सबसे ज़्यादा क्या है ये भारत जो है आगे खड़ा रहा और नेता बनकर खड़ा रहा। और दोनों महाशक्तियों की क्या है खेमेबंदी से ये अलग रहा, यानी कि भारत किसी के सामने झुका नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है कि दूसरा ये रहा कि भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए जो नए स्वतंत्र राष्ट्र थे उनको क्या अलग थलग नहीं होने दिया, और ना ही उसने उनको क्या है महाशक्तियों के साथ शामिल होने दिया, बल्कि उन्हें पुरजोर विरोध किया महाशक्तियों के साथ आप शामिल ना होए। हम सारे जो अविकसित राष्ट्र हैं एक साथ मिलेंगे और एक अपनी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास करेंगे, और जिससे कि हमारी समाज में स्थिति और विश्व में स्थिति और मजबूत हो जाएगी। आप देखेंगे जो भारत की जो नीति है ना तो नकारात्मक थी, बल्कि कोशिश तो यही की गई थी कि भारत की जो नीति है वो नकारात्मक ना होकर पॉजिटिव रहे हमेशा ही। और हमारा जो काम था वो पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ना था और अहिंसा का समर्थन करना था। आप देखेंगे लेकिन कहते हैं कि जो भारत की नीति है वो निष्क्रियता की नीति रही, यानी कि किसी के साथ ना मिलना और किसी को मतलब ना रखना। लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनकर आता है आपका कि भारत की नीति जो शीत युद्ध में जो है निष्क्रियता की नीति मानी जाती है। लेकिन आप कहेंगे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि नेहरू ने क्या है हमेशा ही विश्व को याद दिलाया कि जो गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है कि किसी से दूर भाग जाओ या फिर युद्ध से डर जाओ। नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि ये तो इसके उलट विपरीत ये था कि भारत क्या चाहता था कि शीत युद्ध कालीन या जो शीत युद्ध चल रहा था उस दौरान जो कंपटीशन जो चल रहा था, कंपटीशन की जो जकड़ थी उसको ढीली कर दे और नई अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय भूमिका को निभाए। और क्या करा भारत ने, दूसरा देखें, भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूदा मतभेदों को कम करने की हमेशा से ही कोशिश की, यूएस और यूएसएसआर के बीच। इस तरह उसने इस मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से हमेशा ही भारत ने रोका है, ना कि भारत ने कभी भी क्या करा है दूर भागने की कोशिश की है युद्ध से। तो भारत तो युद्ध करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि हमें पता था कि युद्ध जो है विध्वंसक ही होता है और युद्ध से किसी का कभी कोई भी फायदा नहीं होता है। तो भारत ने हमेशा क्या दोनों महाशक्तियों को युद्ध करने से रोकने की कोशिश की, और भारत ने राजनयिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर क्या है शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंदी के बीच संवाद यानी कम्युनिकेशन कायम करने का ही काम किया और बिचौलिया यानी मध्यस्थता की भूमिका को निभाया है। आप मिसाल के तौर पर ले लें कि 1950s में जो कोरिया युद्ध हुआ था उसके दौरान भारत ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। याद रखना ये भी ज़रूरी है कि जो भारत ने क्या करा है हमेशा से ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य जो सभी सदस्य थे उनको भी ऐसे कामों में शामिल रखा जो शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की गई जो कि शीत युद्ध का समर्थन नहीं कर रहे थे। आप देखेंगे कि जो अमेरिका और सोवियत संघ से बिल्कुल नहीं जुड़े हुए थे, यानी समर्थन नहीं कर रहे थे। और नेहरू ने हमेशा ही क्या करा है अहिंसा का समर्थन किया है और परस्पर सहयोग का आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया। तो नेहरू ने क्या कहा, स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्र जो थे उनको एक सच्चे राष्ट्र कुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया जो शीत युद्ध को ख़त्म करने में ना सही पर उसकी जकड़ ज़रूर ढीली करने में सकारात्मक भूमिका निभाएगा, और निभाई भी थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो भारत ने जो हमेशा से ही शीत युद्ध में एक निष्क्रियता की नीति निभाई है, पलायन की नीति निभाई, बल्कि भारत जो है क्या चाहता था युद्ध ना हो। और कुछ लोगों ने तो भारत जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, क्वेश्चन बन के आता है जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है क्या आज भी इतना ही प्रासंगिक या फिर इतना ही इम्पोर्टेंट है, या फिर ये नकारात्मकता की तरफ ले जाता है, भारत को इससे नुकसान पहुंचा है। तो हम कहेंगे कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय का एक उदार आदर्श ये रहा है कि आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता, क्योंकि ये बात तो ठीक नहीं
कि जो गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम 2 तरह से तो भारत का हमेशा से ही क्या है, हित साधन क्या है, यानी अच्छी बात है, हित में ही बात की है गुटनिरपेक्षता की नीति ने। पहली तो ये कि जो गुटनिरपेक्षता के कारण ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष भारत ले सका जिससे कि उसका हित सदता हो, ना कि महाशक्तियों और उनके खेमों के देशों का। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये समझ में आती है हमारे कि इससे ये तो जाहिर हो गया कि भारत ने जो हमेशा से गुटनिरपेक्षता की नीति को अपना करके अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया, यानी अपने आप को फैसला अपने हक में लेने वाला बनाया, ना कि महाशक्तियों से डरने वाला। दूसरा ये कि भारत हमेशा से इस स्थिति में रहा, भारत हमेशा से ये सोचता था कि हम जो है किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होंगे, हम जो है किसी भी महाशक्ति के खिलाफ नहीं जा सकते। समझ में बात आ रही है? भारत और महाशक्तियों को तो पहले से ही पता था कि जो भारत है वो एक बड़े भू क्षेत्र वाला देश है, बड़ी जनसंख्या वाला देश है, वहाँ कच्चे पदार्थ हैं, वहाँ श्रम बहुत ज़्यादा है, आने वाले टाइम हमारा बहुत फ़ायदा हो सकता है भारत से दोस्ती करने का। तो इसलिए कोई महाशक्ति भारत के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, बल्कि दोनों ही महाशक्तियाँ भारत से अपने संबंध अच्छे करना चाहती थी। तो देखेंगे कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ अगर जाए तो भारत क्या करता था, दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करने लगता था, जिससे कि दूसरी महाशक्ति हमेशा से इस चिंता में हो जाती थी कि भारत अगर उसके पास गया तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि हम दोनों महाशक्तियाँ भारत को बेहतर दोस्त बना कर रखें। तो इसलिए भारत को महसूस हुआ कि महाशक्तियों में से कोई भी उसको अनदेखी नहीं कर रहा है, यानी कोई भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहता या फिर अनुचित दबाव डाल रहा है, तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ डाल रहा है। आप देखेंगे कि लेकिन कहा यह जाता है कि भारत किसी महाशक्ति के साथ नहीं था, लेकिन आलोचना करने वाले कहते हैं कि भारत हमेशा से ही सोवियत संघ की तरफ रहा है। आप देखेंगे कि जो सकारात्मक पॉइंट रहा वो ये रहा कि दोनों गुटों में से कोई भारत को लेकर ना तो बेफिक्र हो सकता था और ना ही उस पर धौंस जमा सकता था। ये बात मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि भारत को फ्यूचर में वो अपना अच्छा हित साधन करने वाला देख रहे थे। जो भारत है गुटनिरपेक्षता की नीति की उन्होंने आलोचना भी की, ऊपर तारीफ हुई तो आलोचना भी ये हुई कि हम देखते हैं कि आलोचकों ने माना कि जो भारत का जो गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो सिद्धांत विहीन रही। इसका कोई सिद्धांत नहीं कहा जा सकता कि भाई इसमें क्या सिद्धांत होने चाहिए, किस तरीके से नीति का संचालन होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। और अक्सर भारत ने यह कहा कि हम अपने राष्ट्रीय हित साधने के लिए अपने लिए हम खुद काफ़ी आत्मनिर्भर बन के काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई भी सुनिश्चित पक्ष लेने से भारत हमेशा ही बचता रहा है। आलोचकों का दूसरा तर्क क्या हुआ? दूसरा तर्क आलोचकों का ये है कि भारत ने हमेशा से ही व्यवहार में स्थिरता नहीं रही, कई बार भारत की स्थिति की विरोधाभासी भी रही है, क्योंकि इसने कहा था कि महाशक्तियों में शामिल नहीं होंगे, लेकिन ये महाशक्तियों में शामिल होने पर दूसरे देशों की तो आलोचना करने पर लगे पड़े थे। लेकिन ये खुद क्या करा भारत ने, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, बांग्लादेश अलग हुआ था, सन 1971 में अगस्त में सोवियत संघ के साथ इन्होंने अपनी क्या कर ली थी, आपसी मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किया था, जो कि इनकी क्या हुई थी, 20 वर्षीय संधि थी, मित्रतापूर्वक संधि, जो कि आज बढ़ा करके रूस के साथ भी इनकी संधि वो काम कर रही है। तो इसलिए विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत का सोवियत खेमे में शामिल होना माना है, और जाहिर सी बात है कि सोवियत संघ में इसका भारत का रुख हमेशा ही सोवियत संघ की तरफ रहा। और जो भारत की सरकार का जो दृष्टिकोण है वो बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनीतिक और सैनिक सहायता की जरूरत पड़ी, तो जब उसने क्या करा, इस संधि से संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोक सका। यानी कि इन्होंने सोवियत संघ से अच्छे संबंध तो बनाए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि जो उसने अमेरिका के साथ दुश्मनी कर ली, ऐसा कुछ नहीं था। गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में ही पनपी थी और इसका जन्मदाता रहा शीत युद्ध भी कहा जा सकता है, और भारत भी जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में शीत युद्ध खत्म हो गया था और सोवियत संघ का विघटन हो गया था, और सोवियत संघ का नेता जो है अब रूस बना था। इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की विदेश नीति की मूल भावना के रूप में गुटनिरपेक्षता की भी प्रासंगिकता और प्रभावकारिता में थोड़ी कमी आ गई थी। यानी कि जो अब नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शुरू हुई, अब जब विश्व एक ध्रुवीय रह गया था, तो उसमें क्या है, ज़रूरी नहीं था कि अब क्या है सारी जो पहले जो
कह सकते हैं ना विश्व की जो अर्थव्यवस्था काम कर रही थी उसमें चेंजेस आ गए थे, क्योंकि सोवियत संघ का तो विघटन हो गया था। अमेरिका ताकतवर बना और जो है गुटनिरपेक्षता का उपाय जो है गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं रखता। तो ये जो देश थे ये सब अपनी स्वतंत्रता विदेश नीति अपना सकते थे, और ये आंदोलन क्या था, असमानताओं से निपटने का एक महत्वपूर्ण साधन था या फिर विकल्प था या फिर चूजन था। और जो विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी यानी डेमोक्रेटिक बनाने का संकल्प पर भी टिका हुआ था कि अपना आप को आत्मविकास करें, छोटे देश ना कि महाशक्तियों के पीछे लग जाएं ताकि वो दोबारा से उनके गुलाम बन जाएं। तो अपने आप में ये विचार भी बड़ा ही बुनियादी और महत्वपूर्ण है कि दोनों शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी प्रासंगिक बना हुआ है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, हम इन क्वेश्चंस के आंसर लेकर आएंगे और आपको हम बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस के आंसर भी लिखना सिखा देंगे कि आपको किस तरीके से आंसर्स को लिखना है। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।